आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। एक हैं जो इंडियन कबड्डी टीम के कैप्टन हैं और जो उनकी वाइफ है वो अभी रिसेंटली बॉक्सिंग के अंदर एक वर्ल्ड कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीत करके आई है इंडिया के लिए। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू दीपक हुडा एंड स्वीटी बोरा। आप थोड़ा सा बताएंगे कि आप लोग कैसे मिले, और शादी तो अभी आई थिंक लास्ट ईयर हुई है लास्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ राइट? जी। तो किस तरह से आप लोग मिले? मतलब इज इट अ लव मैरिज, अरेंज मैरिज? लव मैरिज। हाँ, दीपक जी बताएंगे आपको। हाँ, हम 2015 की बात है, हरियाणा मैराथन हो रही थी, तो वहाँ पे मुझे भी चीफ गेस्ट बुलाया था और इनको भी। तो वहाँ पहली बार एक दूसरे से मिले थे। वहाँ पे तो इतनी बात ही नहीं हुई, बात क्या, बिल्कुल एक बार हमने ब्रेकफास्ट ही किया था साथ में, बस हल्का सा। उसके बाद वहाँ मैंने देखा ये जैसे माइक में बोल रही थी बेधड़क, मुझे पहले जैसे हंस रहे ना वैसी फीलिंग आई थी। फिर मैंने इनको अप्रोच किया, जैसे फेसबुक पे मैसेज किया। तो मैडम ने 2 महीने लगा दिए रिप्लाई करने में। अच्छा, इन्होंने तो बता दिया कि इनको जो अच्छा लगा आपके अंदर वो था आपका कॉन्फिडेंस। तो आपको इनमें क्या अच्छा लगा था जिसकी वजह से आपने हाँ बोला या आप एग्री हो गए शादी के लिए? जब मैं इनसे पहली बार मिली थी, मतलब वहाँ मुझे नहीं पता था इनके बारे में कुछ भी, लेकिन हमारी फेसबुक पर बातें हुई, हम फ्रेंड्स बने, और उसके बाद हम पहली बार जब जहाँ मिले और जैसे उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई कि फैमिली का मतलब इतना सपोर्ट नहीं था, मम्मी पापा भी नहीं थे, फिर भी ये यहाँ तक आए इतना कुछ करके, इतना स्ट्रगल करके। तो ये चीज़ मुझे इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और मैंने उस टाइम इनको बोला कि अगर मतलब कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी, कि आधी रात को अगर लड़के जैसे लड़ने के लिए तैयार रहते ना, वहाँ भी खड़ी रहूँगी। और अगर ऐसे लगे फिर रात को फ़ोन कर दिया, भाई यहाँ ये पंगा हो गया, वहाँ भी मैं तैयार हूँ, ठीक है। तो ऐसे हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई, लेकिन पहले ऐसा कुछ था नहीं उस वाला शादी वाला, लेकिन इन्होंने फर्स्ट डे से ऐसे सोचा कि शादी करूँगा तो इसी से करूँगा। लड़कों की यही प्रॉब्लम होती है। हमारी विजन काफी क्लियर होती है, मतलब बहुत दूर तक देखते हैं। पहले थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा सीरियस मोटिवेशन पे और उस सब पे आएंगे। क्या कभी एक्चुअल में कभी ऐसा हुआ कि आप दोनों की लड़ाई हुई हो, दोनों ने मिल करके किसी को पीटा हो, या ऐसा कभी कुछ हो गया हो? नहीं, किसी को वैसे मिल के पीटा तो नहीं आपस में। हाँ, लेकिन एक बार एक झगड़ा हो गया था, ऐसे था तो फैमिली का ही, तो मैं तो इतना बोल नहीं सकता था। अच्छा, तो मैं वैसे कम ही बोलता हूँ, वैसे मैं ज़्यादा सीरियस टाइप। तो मैं ऐसे बैठा था, वो मुझे बोल रहे कुछ, अब गलती भी उनकी, काफ़ी देर होगी, स्वीटी बैठी देख रही, मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप सुन रहा। इसको आया गुस्सा, इसने उनका गला पकड़ के उठा दिया। मेरी सिस्टर बैठी, जैसे मेरे मदर फादर की तो बचपन में डेथ हो गई थी, मेरे भांजा भांजी बैठे, इनके फादर साहब आए हुए थे, हम सभी देख रहे और ये उसका गला पकड़े हुए। ना मैं बोल रहा ना कोई और बोल रहा। तो एग्रेशन तो इसको बहुत जल्दी आता है। शुक्र है कि बाहर कहीं लड़ाई नहीं होती है हमारी। मेरे मामले में मैं खुद के ऊपर, अगर मेरे ऊपर कोई बोलता है तो मैं इजीली सुन लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों अगर बात दीपक पर आती है ना, उस टाइम मेरे से सुना नहीं जाता। इनसे अगर मेरी बहुत ज़्यादा लड़ाई भी हो रही हो, बोल भी नहीं रही हो, अगर इनके बारे में फिर भी ऐसे कोई बोल देना, मेरी आंखें ऐसे जाती है। तो जब आप लोग क्वेश्चंस पूछेंगे तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, आप इनके बारे में बोल सकते हैं, इनके बारे में भूल के भी मत बोल देना। तो अब ये तो हो गया हंसी मजाक, अब थोड़ा एक सीरियस बात करते हैं। आप दोनों ही हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में, तो इसके लिए कितना डिसिप्लिन चाहिए? डे टू डे बेसिस पे कितने सालों तक कितनी मेहनत करनी पड़ती है? अपनी फिटनेस के ऊपर काम करना पड़ता है, अपने स्किल्स के ऊपर करना पड़ता है, अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जा करके कहीं कुछ आप इतना बड़ा अचीव कर सकते हैं। तो हम सब आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो डिसिप्लिन है आपके अंदर, ये किस तरीके से आप कंसिस्टेंटली इसको कैसे मेंटेन करते हैं आप दोनों? देखो, कोई भी फील्ड में जो अच्छा कर रहा है, जैसे आप हैं या कोई भी है, हार्डवर्क तो सबको करना पड़ता है, लेकिन एक एथलीट की लाइफ ना थोड़ी डिफरेंट होती है। हम पढ़ाई सर्दी बारिश गर्मी है तो एसी में लेट के भी कर सकते हैं, सर्दी है हम अपनी रजाई में दुबक के पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन हमें तो वही सुबह 4 बजे उठ के, चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो रही, प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ेगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि इंजरी हुई होती है, हमें एंकल सूजे रहते हैं, लेकिन हार्डवर्क करना है क्योंकि नेशनल सर पे आया होता है। सुबह
तकरीबन आज तक लाइफ में कोई 200 बार ऐसा हुआ होगा इतने सालों में कि सुबह उठते हैं तो पैर लंगड़ा के चल रहे हैं, पैर सूजे हुए हैं, पूरी बॉडी पेन कर रही है, लेकिन फिर भी हार्ड वर्क करना है। और इंडिया टीम का सवाल होता है तो हार्ड वर्क उस लेवल का ही करना पड़ता है, क्योंकि पूरी दुनिया के साथ खेलना होता है। तो कभी तो मन में ऐसा आता होगा कि छोड़ो ये सब, अब क्या ज़रूरत है, अब तो इतना अचीव कर लिया है। मतलब आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो, क्योंकि जब एक इंसान अपने करियर को शुरू कर रहा होता है तब तो क्या होता है कि गोल क्लियर होता है कि हमें देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आना है। अब तो आप दोनों ही काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हैं, बहुत सारे आपको अवार्ड्स मिल चुके हैं, बहुत सारे मेडल्स मिल चुके हैं। तो अब आपकी क्या मोटिवेशन है, अब क्यों सुबह उठना है, अब क्या ज़रूरत है? सीखने की और प्रोग्रेस करने की कोई लिमिट नहीं होती। हम पूरी लाइफ सीख सकते हैं और पूरी लाइफ हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर गिव अप करना होता तो यहाँ तक क्यों आए थे? अगर हार ही मानना था तो पहले भी ठीक था। मेरे मदर फादर की डेथ हो चुकी थी, मेरे पास 1 रुपया नहीं होता था, जब कोई सुविधा ही नहीं थी, मेरे पास सोचने को भी ये होता था कि सुबह क्या करूँगा। उस टाइम इतना हार्ड वर्क करते थे। मैंने एज ए टीचर भी काम किया 2 साल। ये कितने साल पहले की बात है? ये 2010 की बात है। अच्छा। 2 एकड़ ज़मीन थी मेरी, उसमें मैं खेती भी करता था। मेरा गोल बिल्कुल क्लियर था कि मुझे इतनी मेहनत करनी है कि जल्दी से कोई जॉब मिल जाए। हाँ हाँ। और कबड्डी मैंने इसलिए चूज किया कि ये बिना पैसे का खेल था। कैसे, मतलब मैं समझा नहीं कैसे? इसमें अपने को एक किट चाहिए बस। हमारी कच्चा बनियान, देसी भाषा में बोलते कच्चा बनियान उठाया और चल दी। इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा आपको। अच्छा। मिट्टी के ग्राउंड में खेलते थे। तो जैसे क्रिकेट है या कोई भी टेनिस, उसमें किट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पैसा चाहिए, हाँ। कोचिंग के लिए भी आपको बढ़िया एकेडमी चाहिए। ये बिना पैसे का खेल था। मैंने इसलिए चूज किया कि मेहनत ज्यादा कर लूंगा, वो मेरे बस की बात है, जो मेरे हाथ में वो कर लूंगा। तो सुबह 2:30 बजे उठता था मैं, 6 साढ़े 6 बजे तक प्रैक्टिस करता। कई बार तो ये लगा कि सब कुछ छोड़ दो, जिंदगी मतलब बर्बाद हो रही है, कुछ हो ही नहीं रहा सब कबड्डी से। वही 2-2:30 का टाइम आते ही वही फिर वो पॉजिटिव थॉट आई कि शायद प्रैक्टिस में कहीं कमी है। जो चीज़ कल से 200 बार की थी वो आज 400 बार करनी है, आज से बस वो डबल कर देनी है। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। मैं अपना पहला सीनियर नेशनल खेला था 2014 में, पहले सीनियर नेशनल का बेस्ट प्लेयर था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आप भी बताइए अपने बारे में कि आपने किस तरीके से ट्रेनिंग करी, कब शुरुआत करी, और क्या कभी आपके भी माइंड में ऐसे थॉट्स आते थे जैसे सबके माइंड में आते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है कि करने का कभी मन करता है, कभी नहीं करता है, कभी मन करता है करना है, कभी लगता है छोड़ दो सब बेकार है, जब भी फेलियर मिलता है या कोई प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल, हम भी ह्यूमन ही हैं, हम कोई अलग प्लेनेट से नहीं आए हैं, तो हमारे माइंड में भी ये चीज़ें होती है और चलती है। लाइफ है, अप डाउन होता रहता है और बहुत सारे अप डाउन आए हमारी लाइफ में। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने भी अपने घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए स्टार्ट किया था, और उस टाइम हमारे पास खाने के लिए, रोटी के लिए भी हमें सोचना पड़ता था। ऐसा टाइम हमने देखा। लेकिन मेरी माँ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी और उन्होंने मतलब कभी भी हमें ना गिव अप करना नहीं सिखाया, और उनके टारगेट इतने थे, वो चाहती थी कि जो चीज़ें मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे ना देखें, जो चीज़ें मैंने बर्दाश्त किया मेरी लड़कियाँ कभी बर्दाश्त ना करें। लेकिन गांव में जैसे मैं पढ़ने के बाद, स्कूल के बाद बच्चे खेलते ना गलियों में, उस टाइम फ़ोन का ज़माना नहीं था, तो मैं कबड्डी खेलने के लिए चली जाती थी। कबड्डी और कुश्ती यही गांव में। अच्छा, तो आपकी भी शुरुआत कबड्डी से ही हुई थी? जी। अच्छा, हाँ। तो मैं कबड्डी खेलती थी। मैं नेशनल के लिए मेरा सिलेक्शन भी हो चुका था। 10th के एग्ज़ाम की वजह से मैं नेशनल खेलने नहीं गई थी, लेकिन आफ्टर 10th पापा ने मुझे बोला कि अब खेलना वेलना बहुत हो गया बेटा, अब तुम बीटेक करो, और मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी इंजीनियर बने, वही IIT से तैयारी करो, ये बिल्कुल, करो, बिल्कुल, वही हाँ, सब। वही तो पापा चाहते थे। लेकिन मैंने उनको बोला नहीं पापा, मुझे ना अपना कैरियर गेम में बनाना है, मैं खेलना चाहती हूँ। तो फिर पापा ने बोला कि नहीं, ऐसे करो, तुम कोई इंडिविजुअल गेम ले लो ना, जैसे कि अगर तुम हारोगे तो अपनी कमियों की वजह से, और जीतोगे तो अपनी खूबियों की वजह से, तो इंडिविजुअल गेम करो। और बॉक्सर मुझे पहले से ही स्कूल टाइम बोलते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं एक इतनी मतलब इस लेवल की बॉक्सर बनूंगी उस टाइम। कभी आपने लड़कों को पीटा है? बहुत बार पीटा है। स्कूल टाइम में तो मैं लड़कों को ही ज़्यादा पीटती थी। अच्छा। तो चीज़ें ऐसे हुई, जैसे स्टार्ट मैंने किया, लेकिन अभी कंफर्म नहीं था कि इंडिविजुअल गेम मैं कौन सा करूं। और आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया? पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन जैसे पहले तो मैं ट्रायल्स वगैरह देने के लिए गई, लेकिन मेरे रिश्तेदार कुछ नहीं चाहते थे क्योंकि बोलते कि अच्छे घरों की लड़कियां ना
मतलब सुबह जाकर शाम तक पढ़कर वापस आए, घर पे वापस आनी चाहिए। हाँ, वही typical हाँ, mentality जो जी, होती जी। है, right, अच्छे घरों हाँ। की लड़कियां बाहर ऐसे नहीं घूमती है। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर कैसे आपने बॉक्सिंग चूज जैसे किया? रेसलिंग और बॉक्सिंग 2 ही ऑप्शन रहते थे मेरे पास। रेसलिंग मुझे पसंद भी नहीं था, लेकिन मैं ट्रायल्स जैसे पापा ने न्यूज़पेपर में भी देखा था कि साई में अच्छे बच्चों को तैयार किया जाता है, यहाँ हिसार साई में। मेरे गांव से भी लड़के थे जो हैंडबॉल खेलते थे, उन्होंने भी बताया था। तो वहाँ कोच ने बोला कि लड़की की हाइट अच्छी है, वेट अच्छा है, मतलब ठीक है, ये बॉक्सिंग में डालोगे तो अच्छा कर लेगी। तो वहाँ से मैंने बॉक्सिंग में एंट्री की, लेकिन ऐसे नहीं, पहली बार जब मैंने बॉक्सिंग के ग्लव्स डाले थे, वो भी मेरी नॉकआउट बाउट से मैंने स्टार्ट किया था, और वो भी एक बहुत ही यादगार लम्हा है मेरे लिए। जब पहली बार मैं रिंग में चढ़ी, बॉक्सिंग ग्लव्स मैंने डाले, उस टाइम जो जिस लड़की के साथ मेरे ट्रायल्स थे वो काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रही थी, और मैं जाती हूँ, जैसे बेल बजती है, बॉक्स होता है, वो लड़की मुझे मार मार के मेरा मुंह लाल बना देती है। फिर जैसे राउंड ख़त्म होता है, मेरा भाई रिंग के साइड में खड़ा होता है, तो मेरे को बोलता है, दिखा दिए दिन मतारे, मेरे तो बहुत मारे। इसका मार के दिखाना है, फिर तो मानू। मेरे को इतना गुस्सा आया, क्योंकि मैं सबको, मतलब ऐसे नहीं था, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पावर थी, तो कोई बोलता नहीं था इतना कि मतलब उल्टा पुल्टा। मैं गई और जाते ही मैंने उस लड़की को, अब पता है उसको अपर कट बोलते हैं, मैंने उसको पेट में इतना ज़ोर से मुक्का मारा, वो लड़की वहीं गिर गई। वो मेरी लाइफ का पहला नॉकआउट था, और मेरे गेम में वो पहली मेरी एंट्री थी बॉक्सिंग में। और उस टाइम जो कोच थे, उन्होंने बोला कि एक दिन आपकी ये लड़की वर्ल्ड में बहुत आपका नाम करेगी और वर्ल्ड में चैंपियन बनेगी, और वो लड़की आज आपके सामने वर्ल्ड चैंपियन बनकर बैठी हुई है। तो इसके लिए आपको कितने टाइम तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है एक दिन में ऑन एन एवरेज? बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। मैंने बताया मेरी लाइफ में बहुत अप डाउन आए। जब स्टार्टिंग मैंने गेम में एंट्री तो कर ली थी, लेकिन मुझे वहाँ घर की साइड से, जब भी मतलब रिश्तेदारों की साइड से, पड़ोसियों की साइड से हरी झंडी नहीं मिली थी, तो ताने देते थे कि अगर इसको वहाँ भेज दोगे तो खाना कहाँ से खाओगे, शादी कहाँ से करोगे लड़की की, क्या चीज़ें कर सकते हो, मतलब सारा पैसा इसके ऊपर लगा दोगे तो मतलब कहाँ से क्या चीज़ें करोगे, और क्या ज़रूरत है, अब तो शादी करके इसको तो आगे ही जाना है। तो ये चीज़ें सुनकर बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैंने उस टाइम ये ठान लिया था कि एक चीज़ मैं ज़रूर बदलूँगी। ये लड़का लड़की वाली थॉट मैं बदलना चाहती हूँ, कि जो लड़का कर सकता है अपने माँ बाप के लिए, वो एक लड़की भी कर सकती है, और मैंने वो किया। मेरे माँ बाप को आज मेरे नाम से जानते हैं। ऐसे बोला जाता है कि ये स्वीटी बुरा के माँ पापा है। हालांकि मेरे भाई भी अच्छे प्लेयर हैं, रणजी खेले हैं, क्रिकेट खेले हैं। मेरी छोटी बहन है जो यहाँ आई है, वो भी इंटरनेशनल बॉक्सर है। हम तीनों बहुत गेम के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। और रहती बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के टाइम मैं बता दूं आपको, 12 घंटे पर डे भी किया हुआ है मैंने, और अभी 8 आवर हमारी चलती है प्रैक्टिस। अभी तो, भी जी, मतलब 8 8 आवर। घंटे आप लोग प्रैक्टिस करते हैं? आप जी, भी? जी। 8 घंटे एक दिन में? आप में से कितने करते हैं जिम या जो भी प्रैक्टिस या व्हाटएवर? मैं बस ये मानती हूँ कि जो हम देंगे ना, वो हमारे पास वापस ज़रूर आता है लौट कर। तो मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना हार्डवर्क किया है 12-12 घंटे से लेकर। और जब मतलब ऐसा होता है कि पाँव से चला नहीं जा रहा है, और मेरे हाथ में इंजरी, जैसे फ्रैक्चर हो चुका है, फिर भी हम काम कर रहे हैं, मतलब आंखों में आंसू आ रहे हैं मेरे को, लेकिन फिर भी मैं वो काम किए जा रही हूँ। और मैं बस ये बोल रही हूँ, देख रही हो ना तू, मतलब मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ, तो मैं उसको बोलती हूँ ना, देख रही है ना तू कैसे कर रही हूँ मैं। अगर अब भी अगर आपको मेरी मतलब परीक्षा में कुछ कमी रह गई है तो अब भी देख लो, वो भी दे दो मुझे, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, और फिर भी आप उसको फेस करते हो और ये बोलते हो कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ या मैं रुकने वाली नहीं हूँ, तो कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती यार, कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। बहुत बढ़िया। अब आप लोगों का क्या ड्रीम है? मतलब अभी आप दोनों ने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है अपनी अपनी फील्ड में। बॉक्सिंग में आपका बहुत अच्छा नाम हो गया है, आपका कबड्डी में सब जानते ही हैं। तो अब नेक्स्ट गोल क्या है आपकी लाइफ में? मतलब व्हाट इज इट दैट यू वांट इन नेक्स्ट 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स? क्या चाहते हैं अब आप? मेरे 2 ड्रीम अभी इंडिया टीम कैप्टन बन के वर्ल्ड कप दोबारा लेके आना अपने देश के लिए। और 2018 एशियन गेम्स में हम हार गए थे, लकीली ब्रॉन्ज मेडल आया था हमारा।
तो वो भी एज कैप्टन इंडिया टीम के लिए गोल्ड मेडल वापस लेके आना है, उससे पहले मैं रुकने वाला नहीं। क्योंकि जो अपना नेशनल एंथम बजता है ना, सबसे पहले तो कोई भी खिलाड़ी हो अपने भारतवर्ष का, जब हमें वो इंडिया किट मिलती है ना, हम उसको अपने हाथों में लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी खिलाड़ी की आंखों में आंसू नहीं आते। फिर देश के लिए खेलना, फिर मेडल जीतना, और फिर जब अपना राष्ट्रीय गान बजता है ना किसी कंट्री में बाहर, पूरी दुनिया के सामने अपना झंडा ऊपर जाता है, तो वो फीलिंग अलग ही होती है। और जब पूरे देश 150 करोड़ हिंदुस्तानियों के ऊपर आपको कप्तान ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो वो फीलिंग दोबारा लेके आनी अपने देश के लिए। आपका क्या गोल है, आपका क्या प्लान देखिए है? मेरे पास सब में गोल्ड मेडल हो चुका है मेरे पास, लेकिन अभी एक ओलंपिक का गोल्ड मेडल रहता है मेरे लिए, और इसके लिए ना मैं दिन रात बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, और मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप लोग बताइए, आप लोगों के माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे जो आप इनसे पूछना चाहते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आपने बताया कि हार्ड वर्किंग आपने बहुत की हुई है, तो आप लोग लक पे भी विश्वास करते हैं क्या? कि क्योंकि अभी हमारी साइड ये है कि कुछ अगर नेगेटिव होता हमारे साथ, बोलते कि शायद किसी की नज़र लग गई है हमें। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि कभी आपने ये कहा हो कि परफॉर्मेंस मैंने पूरी दी है लेकिन कहीं लक मेरा साथ नहीं दिया? देखो, ये तो कभी कभी फील तो हो जाता है कि लगता है कि शायद मैंने इतना हार्ड वर्क किया, मैं उतना अचीव नहीं कर पाया, या कल मैं इतना अच्छा नहीं खेल पाया या किसी कंपटीशन के लिए। लेकिन ओवरऑल ऑप्शन एक ही होता है हमारे पास, हार्ड वर्क, क्योंकि उसको कोई नहीं छीन सकता। लक का तो गारंटी नहीं होती, लक में तो ये होता है कि लक साथ दे देता तो हो जाता। लेकिन मुझे पता है कि मैंने इतनी हार्ड वर्क कर रखा है कि मैं ये 100 मीटर स्प्रिंट 10 सेकंड में निकाल लूँगा, वो मेरे हाथ में है। अब वो पैर ट्विस्ट हो जाए या ना हो जाए, वो मेरे हाथ में नहीं है, या कोई दूसरा ज़्यादा मेहनत करके अपनी मेहनत की गारंटी ले सकते हैं हम, वो हमारे हाथ में है। तो हार्ड वर्क पे ही ज़्यादा बिलीव करता हूँ मैं तो। और इनके क्वेश्चन में ना 2 फैक्टर्स हैं, एक लक है, एक ये कह रहे हैं नजर लग गई। वो लक नहीं है, वो तो अंधविश्वास हो गया। वो तो अंधविश्वास हो गया। तो क्या आप दोनों अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं या लक में विश्वास रखते हैं? लक मतलब कि बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, विच इज अ फैक्ट। गांव में वो बैल लेके आते थे, कुछ महाराज वगैरह गांव में आते थे पहले, नंदी बैल लेके। उस टाइम मेरे फादर जीवित थे, 2006-7 की बात है। तो उन्होंने बोला मतलब इसका बताओ थोड़ा अच्छा फ्यूचर। तो उसने एक तो मैं 26 साल में मार दिया था। 26 साल के हो जाओगे। अभी आपकी एज कितनी है? अभी मैं 29-30 हो जाऊंगा। तो पार हो गए, ठीक है, पार हो गए, बढ़िया। तो बोले 26 साल, इनकी तो एज बहुत छोटी है। हाँ। पिताजी बोले कितनी है? बोले तो 25-26 साल ही जिएगा। और फिर बोले और कुछ अच्छा करेगा? बोले नहीं, ये दाल रोटी मुश्किल खाएगा। तो ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, इन चीज़ों पर बिलीव मत करो। अगर आपने किसी भी फील्ड में आप अच्छा करना चाहते हैं, चाहे अपनी पढ़ाई में, अगर आप किताब उठा के पढ़ोगे ही नहीं तो दिमाग में कहाँ से पढ़ाई घुसेगी, आपकी नॉलेज ही नहीं जाएगी। तो वो हार्ड वर्क ही है। अब आपने बुक्स पढ़ी नहीं और बोलते मेरी किस्मत खराब थी इसलिए फेल हो गया, तो वो अंधविश्वास ही है। फिर जो अपना मतलब हार्डवर्क कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस खुद पर बिलीव होना चाहिए कि हाँ मुझे ज़रूर मिलेगा, और अपने कर्मा पे बिलीव होना चाहिए। और बिलीव करोगे जब ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ रही हूँ और मुझे विश्वास ही नहीं कि यार पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अरे तूने काम किया है यार, खुद पर विश्वास करके मैंने इतना काम किया है, कुछ भी हो मैं कर लूँगा, बस दैट्स इट। ये एटीट्यूड लेकर चलते हो ना आप, तो आप किसी भी फील्ड में नहीं हार सकते, किसी भी फील्ड में। अब आपको नजर नहीं लगेगी। थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिल करके, इंटरेक्ट करके, एंड इट वाज प्लेजर मीटिंग यू, प्लेजर टॉकिंग टू यू। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बोथ ऑफ देम।